अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर जो कि खून की नालियों में खून के प्रेशर को कहा जाता है, उर्दू में इसका एक मुश्किल सा नाम है। हम बात करेंगे उसकी वजूहात पे और हम बात करेंगे कि कौन सा लेवल ब्लड प्रेशर का जो है दैट इज़ अलार्मिंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस आबिद है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर। जो मॉडर्न रिकमेंडेशंस हैं ब्लड प्रेशर की, दे आर अ बिट स्ट्रिक्ट, दे आर अ बिट स्ट्रिंजेंट। इस तरह से कि इसमें जो ब्लड प्रेशर है 129 से ऊपर अगर हो जाए, या जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जिसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, अगर 89 से ऊपर हो जाए तो हम उसको एक हाइपरटेंशन जो है उसके अंदर लेबल करना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा पेशेंट जिसका ब्लड प्रेशर 129 से ऊपर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 89 से ऊपर होगा, उसको हम हाइपरटेंसिव पेशेंट लेबल करेंगे। अ, बहुत सारी पुराने उस वक्तों में 140 तक के ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंसिडर किया जाता था फॉर एनी एज ग्रुप। अब इट्स स्ट्रिक्ट। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल हेल्दी लोग हैं, जिनको कोई किडनी का मसला नहीं है, कोई दिल का मसला नहीं है, कोई एंड ऑर्गन डैमेज उनके अंदर नहीं है। उन लोगों में भी 129 और 89 इज लेबल्ड एज हाइपरटेंशन। इसके इसकी ग्रेड्स हैं आगे, फिर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम हाइपरटेंसिव अर्जेंसीज एंड इमरजेंसीज कहते हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे हाइपरटेंशन अगेन लाइक डायबिटीज़ इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़। उसके कॉमन होने की वजूहात में हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, ये चेयर वाली जॉब, ओबेसिटी, फैटी लिवर का होना, कभी-कभी अनडायग्नोज्ड हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल लोगों की बहुत ज़्यादा डिरेंज्ड होती है एंड दे आर अनअवेयर कि उनका जो कोलेस्ट्रॉल है या उनके जो एलडीएल के लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। हाइपरयूरेसीमिया, people using Hakim medication, people ending up with kidney diseases because of drugs or kidney diseases because of hypertension or diabetes। ये बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं एंड ऑब्वियसली हमारी डाइट एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जिसमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, हम साउथ एशियन लोग जो है जिस तरह के मसाले हम खानों में यूज़ करते हैं, जो रिवायती खाने हैं हमारे, या जिस मिकदार में हम नमक को इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड व्हेन यू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो नमक की मिकदार है हमारे खानों में शायद बाकी लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा है। फिर एक स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है। वी हैव सीन पीपल इन पाकिस्तान और इन कंट्रीज, सो डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ टू मेक बोथ एंड्स मीट दे वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स, दो दो जॉब्स कर रहे हैं, 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो वो रेस्ट का ना होना, लेट नाइट सोना और फिर वो जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस उसके नतीजे में आती हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जिसमें ब्लड प्रेशर का होना जो है वो एक फितरी सी बात होती है। द मोस्ट अलार्मिंग थिंग इज़ कि बहुत यंग लोग जो हैं वो हाइपरटेंशन के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। some people will have hormonal disturbances, some people will have endocrine disorders जिसकी एक वजह होगी, लेकिन some people will have idiopathic hypertension जिसकी जिसकी कोई टेस्ट्स में आपको कोई कॉज नहीं मिलती है। समटाइम्स सिंपली रिलीविंग द स्ट्रेस और उनकी नींद के घंटे बेहतर कर देना, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करना, उनकी सॉल्ट इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करा देना, उनके ब्लड प्रेशर में कमी की वजह बन जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज दैट व्हेन अ पेशेंट प्रेजेंट्स टू यू विद हाइपरटेंशन तो आप पहले विजिट पे ही उसको ब्लड प्रेशर की दवाई रेकमेंड कर दें। यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ फ्यू टेस्ट्स जिसके अंदर आप पता लगा सकें कि ब्लड प्रेशर की वजह क्या है। एंड देयर आर सम साइंस एंड सिम्टम्स लाइक अगर कोई लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है या जो आपकी एपिक स्पीड है शिफ्टेड है, तो इन साइंस के होते हुए ही फर्स्ट इवेंट के अंदर जो है हम एक पेशेंट को जब हाइपरटेंशन लेबल करते हैं, हाइपरटेंसिव लेबल करते हैं, तो उसके बाद मेडिसिन के ऊपर आते हैं। द चॉइस ऑफ ड्रग्स ऑल्सो हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू द एज ऑन एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एज वेल। क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स जो हैं वो हम नहीं दे रहे होते। इसी तरह दिल के मरीज़ों में और ऐसे लोग जिनको दमे की तकलीफ़ है और ऐसे लोग जिनको गुर्दों का मसला है, उनमें भी हम बहुत सोच समझ के ब्लड प्रेशर की दवाई सेलेक्ट करते हैं। एस इनहिबिटर्स आर अ वेरी कॉमन ड्रग जो कि हम अवॉइड करते हैं ऐसे सारे लोगों में जिनको गुर्दों का मसला हो या ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट हो, उनमें वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो द चॉइस ऑफ ड्रग्स इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ड्रग्स के ऊपर आपका कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोल डिफाइन करेगा कि जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड एंड ऑर्गन डैमेज है वो कितना होता है।
سم ٹائمز ویو سین پیپل کہ وہ بلڈ پریشر کی دوائی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر سب کچھ کھا لیتے ہیں، اور انفیکٹ جس دن زیادہ کھاتے ہیں اسی دن بلڈ پریشر کی دوائی لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بلڈ پریشر کی دوائی آپ چھوڑ کے کھا لیں یا اس دن کھا لیں جس دن آپ نے زیادہ کچھ کھانا کھایا ہے۔ اٹ ہیز ٹو بی این آپٹیمل ڈرگ جو روز آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رکھے، اور کھانے پہ تو کنٹرول ضروری ہے، لیکن ان دنوں میں جب آپ بہت میسively سالٹ انٹیک نہیں بھی کر رہے، ان دنوں میں بھی پھر آپ کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی بلڈ پریشر کی دوائی کی۔ یہ بہت سارے لوگ جو فالج کے ساتھ آتے ہیں، اسٹروک کے ساتھ آتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس دن اپنے بلڈ پریشر کی ڈوز جو ہے وہ مس کی ہوتی ہے، اپنے اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ جو ہے وہ مس کیا ہوتا ہے۔ تو سردیوں میں خاص طور پہ وی سی دیٹ دا انسیڈنس آف اسٹروک از ویری کامن۔ سارے کے سارے رسک فیکٹرز اپنی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں۔ سردیوں میں پانی کا انٹیک بھی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا، اور ایک اسٹروک جس کو ہم اسکیمک اسٹروک کہتے ہیں، جس طرح خون کا کلاٹ جم جانا کسی خون کی نالی میں، اس کا انسیڈنس بہت زیادہ کامن ہے۔ جو دوسری طرح کا فالج ہے جو کہ ہائپرٹینسو مریضوں میں عام طور پہ ہوتا ہے، وہ ہیمریجک اسٹروک ہے، کہ ایسا فالج جس میں دماغ کی نس پھٹ جاتی ہے۔ دونوں ہی اسٹروکس جو ہیں دین دے گیٹ ٹریٹڈ، لیکن اینڈ آرگن ڈیمیج ایک دفعہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ جو ہے اس میں سیکنڈری پریونشن کا رول ہے، پرائمری پریونشن تو اس میں آتی نہیں ہے۔ لائک وائز بلڈ پریشر کا اثر آپ کی جو آنکھوں کی خون کی نالیاں ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ آپ کی بینائی میں جو ڈسٹربنس ہے وہ عام طور پہ ہائپر ٹینشن آفٹر ڈائبٹیز اس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بلڈ پریشر کے مضر اثرات ہیں اس کے اندر گردوں کا مسئلہ بہت کامن ہے۔ we've seen so many patients کہ جن کا بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے خراب ہوتے ہیں، ultimately they end up in dialysis، اور پھر ایک دفعہ ڈائلسس ہو جائے تو اس کے اوپر بھی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل کام۔